हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT कक्षा 9 विश्व समकालीन भारत इतिहास अध्याय नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति वो हम डिस्कशन कर रहे थे। आज ये हमारी इस अध्याय की तीसरी क्लास रहेगी। इससे पहले हम 2 क्लास अध्ययन कर चुके हैं। जिस भी साथी ने वो क्लासें नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें, और जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे आतंकराज से। हमारा जो पॉइंट रहेगा आज का आतंकराज कि फ्रांस में एक आतंकराज कैसे हुआ। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, इसका आज एक रिवीजन करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति है वो कब होती है। 1789 में इसकी शुरुआत होती है। फ्रांस की जो है फ्रांसीसी जो क्रांति है कब होती है, 1789 1789 में इसकी शुरुआत होती है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज है वो कैसे उत्पन्न हुआ, इसका हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो है कि 1774 में जो फ्रांस की राजगद्दी पर जो फ्रांस में एक राजगद्दी पे कौन सा सम्राट है वो आसीन हुआ गद्दी पे, तो इसका जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा लुई 16। लुई 16 फ्रांस के शासन पे कब आसीन हुआ, राजगद्दी पे कब विराजमान हुए, 1774 में किस राजवंश से संबंध रखते थे, बूर्बो राजवंश से। लुई 16 1774 में फ्रांस की गद्दी पे बैठते हैं, और इनका जो विवाह है किसके साथ हुआ ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उनकी राजकुमारी का नाम था मैरी एंटोइनेट, जो ऑस्ट्रिया से संबंध रखने वाली बूर्बो राजवंश के जो लुई 16 उनका विवाह जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट से हुआ था। 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16 गद्दी पे विराजमान होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस को कितने भागों में बांटा था, समाज को 3 समूह में बांटा था। कौन कौन से समूह थे ये भी हम डिस्कशन करते हैं। 3 एस्टेट के लोग इसमें समाज को बांटा था। पहला जो वर्ग था उसमें पादरी वर्ग थे, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग थे, तीसरे वर्ग में निम्न वर्ग थे जिनमें किसान और शामिल थे। सबसे जो दयनीय जो है दुर्दशा थी, उनके हालत खराब थी होती निम्न वर्ग में। जो किसान वर्ग थे उनका बहुत बुरा हाल था। पादरी वर्ग में कौन कौन से है, पादरी वर्ग में उनको जो जन्मजात जो अधिकार होते थे वो प्राप्त थे। उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था जो पादरी वर्ग के थे, परंतु किसान वर्ग को है टैक्स देना पड़ता था। टैक्स है चर्च धार्मिक जो कर था, टैक्स था जो किसानों से वसूला जाता था वो कौन सा था, टाइथ। धार्मिक कर टाइथ था। क्वेश्चन भी पूछा गया था HSSC क्लर्क एग्जाम में कि टाइथ एक कैसा कर था, एक धार्मिक कर था, किनके ऊपर लगाया जाता था। फ्रांस के जो लोग थे किसानों के ऊपर एक धार्मिक कर जो चर्च के रूम में है उनके द्वारा लिए जाने वाला टाइट कर एक धार्मिक कर था। दूसरा एक कर है वो है टाइल। ये कैसा कर था, प्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर है जो किन पे लिया जाता था, जो रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लिया जाता था। प्रत्यक्ष कर टाइल और धार्मिक कर टाइल ये कर थे। फिर हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो बनेगा कि उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारियों के अंत की कल्पना करी। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं पुस्तक के बारे में। पुस्तक के बारे में अगर बात करें कि जो दी स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, दी स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के बारे में एग्जाम में
जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थी मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक थी। फिर क्रांति की शुरुआत है वो हम अध्ययन कर चुके थे पहले भी कि किन कारणों से क्रांति की शुरुआत होती है। फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1779 में होती है और इसके तहत है जो स्टेट जनरल ने प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर प्रस्ताव को मंजूरी लेनी पड़ती है। अंतिम बैठक कब होती है इसकी? 1614 में होती है। और फ्रांसीसी क्रांति है ये इसकी शुरुआत 1789 में होती है। इसके लिए जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था? स्टेट जनरल के द्वारा। कब बैठक बुलाई गई थी? 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। कब? लुई 16वां के शासनकाल में। इसमें तीनों वर्ग के लोग शामिल थे। तीनों लोगों के शामिल थे। जब पहले और दूसरे में कितने लोग शामिल थे? वर्ग के 300 थे। तीसरे वर्ग में 600 प्रतिनिधि शामिल थे। 600 प्रतिनिधि इनको बैठने का स्थान नहीं खड़ा किया गया था सबसे पीछे, क्योंकि किसान वर्ग निम्न वर्ग थे। और फिर हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक पुस्तक के बारे में, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रूसो के द्वारा रचित पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जरूर एग्जाम में पूछा जाता है पुस्तक के बारे में, तो हमें ये याद रखना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके रचित है? किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो के द्वारा लिखी गई है। फिर हमारा क्वेश्चन बनेगा एक क्वेश्चन यहाँ से, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बन गया था? 1791 में फ्रांस के द्वारा संविधान जो तैयार किया गया था वो कब किया गया था? 1791 में। कब तैयार किया गया था? 1791 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सम्राट की जो शक्ति है उनको समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें जो शक्ति है उनका विभाजन कितने तौर पे किया गया? 3 विभाजन किया गया था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया और हस्तांतरित कर दिया गया था। जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस में जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो कब तैयार किया गया था? 1791 में। 1791 में। और ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सम्राट की जो शक्ति है उनको समाप्त करना। और इसको जो है शासन है कितने तौर पे बांटा गया था? 3 तौर पे बांटा गया था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि 1791 में जो संविधान प्रारूप तैयार किया गया था, कानून बनाने का अधिकार, ये किस असेंबली को सौंपा गया था? ये सौंपा गया था नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया 1791 में कानून बनाने का अधिकार। ये जो है नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे और इनका पुनः असेंबली का सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता था। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम आज जो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कि ये तो हम देख चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में होती है। और 1791 में इनका ये तैयार होता है, संविधान प्रारूप तैयार किया जाता है। फिर एक जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके नाम पे पड़ती है? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है। ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से। फिर आज जो हमारा पॉइंट रहेगा आंतक राज। आंतक राज हम अध्ययन करेंगे आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसे रही। तो आज के इस सेशन को एक शुरू करते हैं। ये जो सेशन हमारा 9th क्लास और ऑल एग्जाम और HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा CAT जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आंतक राज से 1793 से 1794 तक के काल को आंतक का युग कहा जाता है। किस दौर को फ्रांस में आंतक का युग कहा गया? 1793 से 1794 के दौर को आंतक युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। कि किसने है सख्त वह नीति अपनाई थी? 1793 1794 के काल को आंतक युग कहा जाता है। इसमें जो एक दंड की सख्त नीति अपनाई थी नियंत्रण के लिए, ये किसने अपनाई थी? रॉबेस्पियर ने अपनाई थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। जो भी उनके हिसाब से क्या थे, जो गणतंत्र के जो शत्रु थे, उनको क्या किया गया? कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को उनको जेल में डाल दिया गया था। एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। जो गिलोटिन है उन पर चढ़ाकर उनका सिर अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। जो भी दोषी पाया जाता था और कानून के द्वारा जो दोष सिद्ध करने पर उनको एक गिलोटिन मशीन थी, उनके ऊपर चढ़ाकर सिर अलग कर दिया जाता था। और इसी मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया था। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी या कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी। कि मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा किस सरकार ने? रॉबेस्पियर सरकार ने कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार के द्वारा कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि यहाँ मनमर्जी हो रही है। मनमर्जी के कारण इस युग को आंतक राज कहा गया। किस युग को कहा गया था? किस टाइम की बात है? 1733, 1733, 1794। क्या 1793 और 1794 के दौर को आंतक राज कहा गया? क्यों कहा गया? इस टाइम कौन थे? रॉबेस्पियर थे। रॉबेस्पियर ने एक इस आंतक को नियंत्रण करने के लिए, इसलिए इस काल को आंतक राज कहा गया था। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया था। कि साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई थी। परंपरागत मानसियर महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सिटोयन नागरिक एवं सिटोयन नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा था। किसके नाम से? नागरिक एवं नागरिका। नागरिक को क्या कहेंगे? सिटोयन कहेंगे, और नागरिका जो होगा वो होगा सिटोयन। ये संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया। उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया था। ये था एक आंतक राज। 1793 और 1794 की बात है। रॉबेस्पियर के काल की बात है ये। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती पर लागू किया, उसके समर्थक त्राही त्राही करने लगे। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। सिर उनका धड़ से अलग कर दिया गया रॉबेस्पियर के द्वारा। तो 1793 और 1794 का टाइम है। ये एक आंतक राज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, वो है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जैकोबिन क्लब हमने देखा था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई।
संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। कि संविधान के तहत है जो संविधान था उन्होंने कहा जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको मताधिकार नहीं दिया जाने का अधिकार था, कि वो मतदान नहीं कर सकते थे जिनके पास संपत्ति नहीं है। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इस परिषद ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जो डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रीकृत कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। जो डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद कौन सा शासन आया था, कि मध्यम वर्ग आया था। नए संविधान के तहत जो संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। अब संविधान में दी जो 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था, इसमें परिषद में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी जो किसको नियुक्त करती थी, डायरेक्टरी को नियुक्त करती थी। इस प्रावधान के जरिए कौन थे, जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रीकृत कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी। इनका झगड़ा अक्सर में विधान परिषदों से होता था, बर्खास्त करने की चेष्टा करते थे। डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध का मार्ग वो क्या कर दिया, प्रशस्त कर दिया गया था। सरकार के स्वरूप इन सभी परिवर्तन के दौरान स्वतंत्रता, विधि संपत्ति, समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बन रहे हैं। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया गया था। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई है? वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें इस चित्र में दर्शाई जा रही हैं। 5 अक्टूबर 1789 की घटना में इसमें महिलाएं इस चित्र में दर्शाई जा रही हैं। महिलाएं शुरू से फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल थी। जो महिलाएं थी फ्रांस की, वो शुरुआत से ही जो फ्रांस में जो गतिविधियां हो रही थी, आंदोलन थी, उनमें भाग ले रहे थे। उन्हें उम्मीद है कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। उनको उम्मीद थी कि अगर हम भाग लेंगे तो जो क्रांतिकारी है उसके द्वारा हमें जीवन में सुधार करने हेतु हमारा जीवन सह मंगल हो, हमारा जीवन में सुधार होगा। इसलिए उनको उम्मीद थी, इसलिए वो ये इस आंदोलन में भाग ले रही थी। उनको महिलाओं को प्रेरित कर रही थी। तीसरे, जो एस्टेट के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जो निम्न वर्ग के जो था तीसरा वर्ग, उसमें जो महिलाएं थी अपने जीविका निर्वाह के लिए जीवन व्यतीत कर रही थी, रोजी रोटी के लिए। वो सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजार में फल फूल सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई, व्यावसायिक परीक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां या जो कुलीन वर्ग था या तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इनके बाद शादी कर दी जाती। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगा कर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख आदि करना। मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी महिलाओं की। महिलाओं ने अपने हित की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब जो अस्तित्व में आ गए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड
रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। कि जो महिलाओं का एक मशहूर क्लब था वो कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये क्लब था वो सबसे मशहूर था। एक प्रमुख मांग यही थी कि महिलाओं के पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से नाराज भी हुई थी कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने, राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। उनका मानना था कि नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। शादी के स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द और दोनों ही मर्ज अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती है, कलाकार बन सकती है, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती है। उनको आज़ादी मिल गई थी महिलाओं को अपने स्वयं रूप से काम करने के लिए। स्वयं ही अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, तलाक दे सकती है, ये सभी है उनको। ये जो इन सभी कार्य करने के लिए आज़ादी है, उनको फ्रीडम मिल गई थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाएं क्लबों को बंद कर दिया गया। जो आतंक राज था 1793 1793 और 1794 है, उसके दौरान उनके क्लब थे, उनको बंद कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा था। आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों के प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। सन 1946 में फ्रांस को महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस स्लाइड से कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल कब मिला था? 1946 को 1946 को फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल मिल गया था कि आप मताधिकार कर सकते हैं। वो सन है 1946 को। इन महिलाओं के द्वारा किया गया आंदोलन जो एक उनकी आज़ादी के रूप में, उनको फ्रीडम के रूप में 1946 का ऐसा दौर आया। उस दौर में महिलाओं को मताधिकार करने का मंजूरी मिली थी कि अब महिलाएं भी मताधिकार कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा दास प्रथा का उन्मूलन। यह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज जो हमने एक आतंक राज 1793 और 1794 के दौर का हमने अध्ययन किया था कि कैसे एक राजा है, उन्होंने आतंक फैलाने के लिए दोषी व्यक्तियों को गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। फिर खुद गिलोटिन पे चढ़ाया गया उस राजा को। रोबेस्पियर नामक एक राजा था। फिर हमने महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1946 में, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।